Good morning students. Today we will discuss about the theorems and this lecture is very important and प्रैक्टिस करना इस लेक्चर की ना ज़्यादा से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा 100%। तो हमने आपको बताया था अगर ए एक कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आप लोग मोड ऑफ एक्स का निकाल सकते हो ऐसे करके 1 के इंटू में 5 6 8 9 इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगी -2 और 2 का इंटू में जो 2 से रिलेटेड रो और टेबल है उसको डिलीट करके जो एलिमेंट्स बचेंगे वो ये वाले बचेंगे और +3 यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3 किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं रो 1 के अलोंग कर रहा हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो 3 वाली रो और कॉलम को डिलीट अगर मैं करता हूँ तो 4 5 7 8 बचेंगे और इसको जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। एक तरीका और बता रहा हूँ डिटरमिनेंट निकालने का तरीका, वैल्यू निकालने का तरीका, यानी एक्सपेंड कैसे होता है। सपोज दैट मुझे मोड ऑफ ए निकालना है। अगर ए मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है। तो अगर मोड ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है तो हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक्सपेंडिंग एक तो मैंने अभी बताई और एक एक्सपेंडिंग ऐसे भी होती है कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स की उससे रिलेटेड जो कोफैक्टर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। यानी कि सपोज दैट A11 की मल्टीप्लाई कैपिटल A11 में प्लस A12 की मल्टीप्लाई कैपिटल A12 में प्लस A13 की मल्टीप्लाई कैपिटल A13 में। तो ये जो सॉल्व करके आएगा ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो सकती है। ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। A11 प्लस A21 प्लस A31 ये मैंने कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करा, ये मैंने रो 1 के अकॉर्डिंग। किसी भी रो या किसी भी कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग भी हम इसको कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है इसका, यानी कि मोड ऑफ ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर इनका ऑर्डर सेम ना हो, सपोज दैट A11 की मल्टीप्लाई A31 में हो रही है, A12 की मल्टीप्लाई A32 में हो रही है और A13 की मल्टीप्लाई A33 में हो रही है, यानी कि A11 A12 A13 ये तो रो 1 है। R1 की मल्टीप्लाई हमने किसमें कर रखी A31 A32 A33, यानी कि जो कोफैक्टर्स हैं R3 के कोफैक्टर्स हैं तो ये हमेशा 0 होगा, ध्यान रखना। यानी कि अगर जो हमारे रो 1 के एलिमेंट्स हैं तो रो 1 के ही से रिलेटेड जो कोफैक्टर्स हैं अगर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाएगी। लेकिन अगर रो या कॉलम चेंज हुआ तो उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट्स जो थे रो कॉलम 1 के एलिमेंट्स हैं और ये जो कोफैक्टर्स हैं ये भी कॉलम 1 से रिलेटेड ही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ सकती है। मेन चीज़ है कि मोड ऑफ ए की वैल्यू कहलाती है। ठीक है। अदरवाइज मोड ऑफ ए की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। ठीक है ना। ये आएगी नहीं। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपको बताई मैंने, बहुत इम्पोर्टेंट, कि अगर आपको मोड ऑफ ए है और आप रूल भी भूल गए तो ये वाला रूल आप लगा देना। 2 रूल मैंने बता दिया, एक तो एक्सपेंडिंग रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिंग बताई और दूसरी मैंने आपको ये बता दिया कि जो एलिमेंट्स हैं और जो उसके कोफैक्टर्स हैं रिलेटेड उनके साथ मल्टीप्लाई करने में भी मोड ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है। क्लियर ना। चलिए, अब थ्योरम नंबर 1 है हमारी। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम फर्स्ट हमारी क्या कहती है, प्रूव दैट इफ़ ए बी एन इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि कैपिटल एक मैट्रिक्स है ये वाली। ठीक है। इसका ऑर्डर जो है n/n है। ठीक है। n ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर n ही बोलते हैं, n/n नहीं बोलेंगे, ऑर्डर n बोलेंगे। 120 पेज नंबर पे ये थ्योरम नंबर 1 है। ठीक है। तो मैं प्रूफ करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इजकल टू adjoint of A into A is equal to
ए का डिटरमिनेंट इंटू आई, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर ना। चलिए तो बहुत ही इजी थ्योरम है, हमें करना कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले ए मान लेंगे, एक मैट्रिक्स है इस तरह की, सॉल्यूशन में यहाँ से कर रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए ही आ गई। और अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूँ, यानी कि कोफैक्टर्स इसके कैपिटल A11 कैपिटल A12 आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, यही तो आएगी। चलो मैं एक दूसरी जगह लिखता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई भी मुझे शो करनी है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से कर रहा हूँ। लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स विद ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा हमारा, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33, ठीक है ना। चलिए तो अगर मैं ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करूँ तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, तो जरा देखिए A11 A12 A13। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए है, ये ट्रांसपोज की वजह से रो और कॉलम इंटरचेंज हुई है इसके, A11 A12 A13 कॉलम में आया है, जबकि एलिमेंट्स जो है A11 A12 A13 रो में थे, यहाँ पे रो में थे और यहाँ पे कॉलम में आए। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज की वजह से रोज़ और कॉलम्स हमारी आपस में इंटरचेंज हो जाती है। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करना, तो जैसे ही हम रो 1 यानी R1 C1 वाला रूल लगाएंगे, R1 C1, तो यहाँ देखें A11 की मल्टीप्लाई कैपिटल A11 में, A12 की मल्टीप्लाई कैपिटल A12 में, और A13 की मल्टीप्लाई कैपिटल A13 में होगी। अभी ऑथेंटिक रूल बताया मैंने कि अगर उसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी से रिलेटेड कोफैक्टर में होगी तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि ए इंटू, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ, तो जो रूल बनेगा हमारा बनेगा R1 C1, दूसरी जगह लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं निकालता हूँ तो रूल ये तो बनेगा R1 C1 R1 C2 R1 C3 R2 C1 R2 C2 R2 C3 और यहाँ पे R3 C1 R3 C2 और R3 C3। तो ज़रा आप चेक करना, जब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम 1 में होगी तो सेम एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई सेम कोफैक्टर्स में होगी, तो वहाँ पे मोड ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है ना। यानी R1 की और C1 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम रो 1 की कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड ऑफ ए वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। इसी के बाद R1 की जब C2 में करूँगा तो आप देखना यहाँ पे A11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी A21 में, जो कि इसका कोफैक्टर नहीं है। A11 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, A21 में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी हमेशा, ठीक है। मैंने बताया था 0 आएगी, ठीक। तो मोड ऑफ ए R1 की C1 में करके आई मोड ऑफ ए, R1 की C2 में करके आई 0, R1 की C3 में मल्टीप्लाई करके आएगा 0, इस तरह से यहाँ भी 0 आएगा। R2 की C2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम एलिमेंट और सेम कोफैक्टर्स रहेंगे, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। ये इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करके ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद इसको रेफ कर देता हूँ, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, अगर मैं मोड ऑफ ए कॉमन ले लूँ डिटरमिनेंट में से तो बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए इंटू आई, वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉट डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा आंसर आ गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी मल्टीप्लाई करके जो आया हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ गया, ठीक है। इसी तरह से जब एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई आप ए में करोगे तब भी ये
यही आएगा सेम टू सेम। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 1 प्रूफ हो गई। आपको दोनों तरह से दिखाना है करके, ठीक है ना। चलिए, तो ये थ्योरम नंबर 1 थी हमारी, क्लियर। इसके बाद थ्योरम नंबर हमारी है 2। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सारी थ्योरम्स आपको देखनी है बिल्कुल। थ्योरम नंबर जो हमारे 2 है, इसमें बोला इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए पहले बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 ना आए तो वो होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सिंगुलर से भी और नॉन सिंगुलर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो जब मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर 0 नहीं आई तो ही इनवर्स फाइंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए ये आता है। अगर मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई तो 1/0 इनफाइनाइट बनता है और इनफाइनाइट की वजह से ये इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका 0 ना होना यानी इसका नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर इनवर्स फाइंड करना है तो। चलिए, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैंने बताया आपको। यानी अगर एक मैट्रिक्स का एग्जांपल भी दे दूँ मैं, 1 2 4 8, अगर इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसको सोल्व करके आएगा 8 - 8 दैट इज़ 0। तो ये मैट्रिक्स कैसी है? हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। इसमें है इफ़ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये प्रूफ करना है ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो गिवन है कि ए भी नॉन सिंगुलर है एंड बी भी नॉन सिंगुलर है, ठीक है। बी जो मैट्रिक्स है हमारी वो भी नॉन सिंगुलर यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। हमें प्रूफ करना है ए बी भी नॉन सिंगुलर। तो मोड करूँगा तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या है हमारा, ये होता है। तो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, लेकिन सिंस मोड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड मोड ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0, देन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0। इससे प्रूफ होता है कि ए बी भी 0 के इक्वल नहीं है। और जब ए बी का मोड 0 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ए बी भी कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से हम बी ए को भी प्रूफ कर सकते हैं कि बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये थ्योरम नंबर 2 थी, बहुत ईजी है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 बोल रहा है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। दैट इज ए बी का जो मोड है वो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी के इक्वल है, जहाँ ए और बी दो, यानी कि हमें सीधी सी बात है ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ कर लेना आप, दो मैट्रिक्स लेना, लेट ए इक्वल टू वही मैट्रिक्स लेना A11 A12 A13, ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स लेना। और B इक्वल टू लेना B11 B12 B13 और इस तरह से मैट्रिक्स लेना, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई कर देना, डिटरमिनेंट निकालना। ऐसे ही मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मल्टीप्लाई करना है, सेम आएगा, थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए थ्योरम 3 मैं नहीं बता रहा हूँ, थ्योरम 3 आपको करना है, हिंट मैंने पूरा दे दिया आपको, ठीक है। थ्योरम नंबर 4 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और एग्जाम में आती भी है। थ्योरम नंबर 4 कह रहा है कैपिटल ए, अच्छा सॉरी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब दोनों तरीके से हमें प्रूफ करना है। एक बार नॉन सिंगुलर लेके इन्वर्टिबल प्रूफ करना है और दूसरी बार इन्वर्टिबल लेके नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है। इन्वर्टिबल एक साइड तो इन्वर्टिबल है और दूसरी साइड हमारा नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इन्वर्टिबल, ठीक है ना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अगर ये इन्वर्टिबल है देन देयर एग्जिस्ट्स a non-singular matrix, a non-singular matrix B such that, एक मैट्रिक्स और यहाँ पे वेरी करेगी, एग्जिस्ट करेगी किस तरह से कि ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई होगा हमारा, ठीक है। चलिए नाउ इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ले लो बस, एक कोई सा भी ले लो एक पार्ट। ए बी का मोड करता हूँ और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी मोड करता हूँ, यानी कि डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। तो ये तो आ जाएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ये आ जाएगा 1। अच्छा, दो डिटरमिनेंट्स की मल्टीप्लाई 1 आ रही है, इट मीन्स ना तो ये 0 है ना ये 0 है। इसका मतलब क्या है कि ए जो डिटरमिनेंट है वो भी 0 नहीं है एंड बी जो है वो भी 0 नहीं है। तो इस बात से क्या प्रूफ हो गया, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने इन्वर्टिबल ली थी और उसको प्रूफ कर दिया नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। हैंस लिख देंगे, हैंस इस लाइन के बाद लिख देंगे हैंस कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने एक पार्ट इसका प्रूफ कर दिया। अब हम नॉन सिंगुलर लेंगे और इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। कन्वर्सली लेट कैपिटल ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और अगर ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमने अभी अभी फॉर्मूला प्रूफ किया था, अभी अभी किया थ्योरम नंबर 1 में क्या था, आई थिंक सो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। इस डिटरमिनेंट ऑफ ए से इनको डिवाइड कर दो दोनों को, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए इजकल टू इसको भी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए इंटू ए इजकल टू आई लिख सकते हैं। अब देखो जरा इसकी तुलना करो, इसको किस तरह से देखते हैं हम, ये इस तरह फॉर्म में नहीं है। हेयर लेट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए की जगह बी रख दूँ तो ये क्या आ जाएगा, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई। और ये किसको शो करता है कि बी जो है ए का इन्वर्स है। तो हेयर वी सी B is the inverse of A, that is B is equal to A inverse। और किसके इक्वल आ जाएगा ये, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मोड ऑफ A के इक्वल आ गया, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मोड ऑफ A के इक्वल। हैंस मैट्रिक्स A इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना, इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्लियर ना। तो ये थ्योरम नंबर 4 मैंने बताई। तो इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन करने हैं। और इसमें एक रिजल्ट और था, हाँ ठीक है, एक रिजल्ट और था। चलिए थ्योरम तो यही थी कंप्लीट, यहाँ पे एक रिजल्ट निकालते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा थ्योरम नंबर 1 से कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इंटू आई। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ या हाँ चलो इसको एक्सपेंड करता हूँ,
तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स में अभी क्योंकि आई है तो जहाँ 1 है वहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए कर देंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो 1 1 1 की जगह पे आ जाएगा। अब मैं बोथ साइड अगर डिटरमिनेंट करता हूँ, इधर भी डिटरमिनेंट करता हूँ इधर भी डिटरमिनेंट करता हूँ, तो उससे क्या होगा, अब मैट्रिक्स में तो मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में हुई, डिटरमिनेंट जैसे बनेगा तो अलग अलग रो में से अलग अलग डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा। तो यह जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट अलग से इक्वल्स टू, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब कॉमन आएगा, क्योंकि सारे के सारे जितने भी रोज़ हैं सब में से एक डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आएगा। तो बाहर टोटल 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए होंगे। तो यहाँ बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि अगर ऑर्डर जो है 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी 1 कम आएगा, यानी सिंपल सी बात है। अगर ऑर्डर कम है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो आएगा मोड ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ n क्या है, ऑर्डर है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। जो 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा एक्सरसाइज 4.5 में, आई थिंक सो 4.5 में क्वेश्चन है, लास्ट में है ये क्वेश्चन नंबर 17 की एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कैपिटल ए, ऑर्डर जिसका है 3/3 यानी n की वैल्यू 3 है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। क्लियर ना। चलिए इसी बेस पे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। इसके बाद में जो एक्सरसाइज है आपकी, ये सिस्टम को सॉल्व करने वाली है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज आप लोग इसी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा वरना। आज आप लोग इसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, कल फिर डिटेल्स में एक्सरसाइज 4.6 में बताऊंगा। इसके अलावा आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर सकते हैं। आज प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो वो लोग आप कर लेना क्वेश्चन। और 4.6 एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बता दूँ।